हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये ईयर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। आपको एक तरफ बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, एक तरफ आप इन तमाम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन इन्हीं सिचुएशंस के बीच आपको अपने को पंक्चुअली, रेगुलरली अपनी स्टडी को करते रहना है, क्योंकि आपकी पहचान आपकी स्टडी से है, आपकी परफॉर्मेंस से है, आपकी वर्किंग से है। इसलिए आपको अपना डेली टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। आपको ज़रा सा भी रुकना नहीं है, लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि आपको आने वाले समय में सक्सेस को अचीव करना है, कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों को पीछे करके आपको उनसे आगे निकलना है। ऐसा तभी होगा जब आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, आप रेगुलर और पंक्चुअल रहेंगे, अपने सब्जेक्ट पर काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में क्या रोल होता है। हमने आपको ये बताया था कि हमारे बॉडी में जो नर्व सेल होती हैं, नर्व सेल में आयन के मूवमेंट से या आयन के फ्लो होने की वजह से एक वीक करंट फ्लो करती है। और उस आपको तो ये बात पता है कि जहाँ कहीं भी करंट फ्लो करेगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। तो उस करंट की वजह से हमारे बॉडी में एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हार्ट के लिए और ब्रेन के लिए। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम हार्ट और ब्रेन की मैपिंग कर सकते हैं, उसका इमेज ले सकते हैं। और कहीं ब्रेन में कोई ट्यूमर है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो न्यूरोसर्जन जो होते हैं ये MRI कराते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मीन्स मैग्नेटिक बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से शरीर के अंदर जैसे हार्ट है, ब्रेन है, उसका इमेज लेना मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहलाता है। और फिर उसकी एनालिसिस करके ये पता करना कि कौन सी प्रॉब्लम है, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, उसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, इन चीज़ों की एनालिसिस डॉक्टर लोग करते हैं। तो मेडिसिन का मैग्नेटिज्म का मेडिसिन में भी यूज है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि कुछ एनिमल हैं जिनके अंदर कुछ रिसेप्टरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फिश होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ होता है। जो साइबेरियन आपके बर्ड्स आते हैं इलाहाबाद के आगे संगम में, उनमें ऐसी कुछ सेंसिटिव ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान किया गया है कि जिसके हेल्प से वो वहाँ से यहाँ तक आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो कुछ बर्ड्स के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर भी ऐसे सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम बायोमैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं। ओके, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग क्या है। हमने आपसे ये बताया था कि किसी भी बॉडी को अर्थिंग करने पर 100% याद रखना, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। क्योंकि भाई जैसा संग होगा वैसा रंग होगा। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो अर्थ के साथ जो भी चीज़ कनेक्ट करोगे वो अर्थ को शेयर करेगी, तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो जब भी किसी बॉडी को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ओके, और चार्ज 0 हो जाता है। चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मोस्टली केस में 0 हो जाता है, ठीक ना। कुछ केसेज में नहीं होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब अर्थिंग के विषय में हमने बताया था कि हमारे घर में कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज किए जाते हैं जिनमें मेटालिक बॉडी लगी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस है, कूलर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक ना, जिनमें मेटालिक बॉडी लगी होती है। तो कभी कभी क्या है कि जो वायर के ऊपर प्लास्टिक लगा होता है, इंसुलेशन, वो बियर एंड टियर हो जाता है, वो हट जाता है। तो वो टच हो जाता है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की मेटालिक बॉडी से।
और जिससे चार्ज उस मेटालिक बॉडी के ऊपर चला जाता है। अचानक अगर हम उसको टच कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के मेटालिक बॉडी में एक टर्मिनल बना होता है जो अर्थ का टर्मिनल होता है। अगर उसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो जो भी चार्ज उसके मेटालिक केस पर आएगा वो अर्थ में चला जाएगा और हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाएंगे, जिसे हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप अर्थ कर रहे हैं तो अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी को आप अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएंगे। दोनों के केस में उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, वो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। फिर आप उसको टच करेंगे तो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब हम उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि AC और DC क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। मैंने आपको ये बताया कि हमारे घरों में जो डेली करंट आता है वो आपका AC होता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मैंने आपको इसके ये डिस्कस किया था कि हमारे घरों में जो आता है, ये जो जल रहा है, ये आपका AC है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। लेकिन सेल से है, बैटरी से है, इन DC जनरेटर से है, इनसे जो करंट मिलता है उसको DC या डायरेक्ट करंट हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में की डिफिनेशन क्या है। तो डायरेक्ट करंट जो होती है, जिसे आप DC कहते हो, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। अगर वो 10 एम्पियर है तो हमेशा 10 एम्पियर ही बना रहेगा, वो 10 से 11 नहीं होगा, 10 से 8 नहीं होगा। वो मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट बना रहता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक ना। और डायरेक्शन भी उसकी नहीं चेंज होती है। अगर आपने किसी वायर में A से B की तरफ फ्लो कर रहे तो हमेशा A से B की तरफ ही फ्लो करती रहेगी। मीन्स अगर किसी वायर के टर्मिनल को आपने बैटरी के प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया तो हमेशा करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती रहेगी, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। तो एक तो ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होती है, दोनों फिक्स रहते हैं। तो हम कहते हैं ये DC करंट है या डायरेक्ट करंट है। तो एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन भी फिक्स रहे, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो, उसे हम DC करंट या डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब डायरेक्ट करंट चेंज ही नहीं होगी तो डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जीरो होगी। डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जबकि हमारे घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। DC को हम बैटरी से, सेल से, DC जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, जबकि AC को हम AC जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, उसे डायरेक्ट करंट या DC कहते हैं, जो हमें सेल या बैटरी से मिलती है या DC जनरेटर से मिलती है। डायरेक्ट करंट का यूज हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोटाइपिंग में करते हैं, हाइड्रोलिसिस में करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करते हैं। इन जगहों पर हम किसका यूज करते हैं, DC करंट का यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। और डायरेक्ट करंट के साथ ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसका वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ओके। लेकिन डायरेक्ट करंट को दूर तक भेजने में ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है, ठीक ना, जूल हीटिंग के रूप में, इसलिए ये उतनी यूजफुल नहीं मानी जाती है। दूसरी होती है अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होता है, डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होती है। तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, ठीक ना। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो टाइम के साथ में और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज हो, उसे अल्टरनेटिंग करंट या AC कहते हैं। AC कहाँ से मिलती है, AC जनरेटर से मिलती है, पावर प्लांट से मिलती है, मेंस जो हमारे घर में आते हैं मेन सप्लाई से मिलती है, ठीक ना। अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आती है 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि उसकी जो पोलरिटी है 50 टाइम्स प्लस से माइनस होगी और 50 टाइम्स फिर माइनस से प्लस होगी। तो मीन्स 100 टाइम्स करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो 1/100 सेकेंड में उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, ओके।
तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो, जिसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज हो, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है पावर जनरेटर से, एसी जनरेटर से आपको मिलती है। एसी करंट की फ्रिक्वेंसी 50 होती है। एसी की जो डिवाइसेज होती हैं ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं, ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, और एसी को दूर तक भेजना आसान है। एसी के साथ हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। आइए अब हम देखेंगे, कल हमने आपको एडवांटेज बताया था एसी का डीसी के ऊपर क्या है, आज डिसएडवांटेज देखेंगे, फिर एसी जनरेटर देखेंगे। आइए देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी के कई एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। क्या डिसएडवांटेज है देखिए, एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी एज इट अट्रैक्ट्स अ पर्सन व्हाइल डीसी रिपल्स। मीन्स जो एसी होती है वो डीसी से ज़्यादा खतरनाक होती है, ज़्यादा डेंजरस होती है। रीजन क्या है, जो एसी का इलेक्ट्रिकल शॉक है वो अट्रैक्टिव होता है, वो पर्सन को अपनी तरफ खींचता है। डीसी का जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो रिपल्सिव होता है। दूसरी बात, जो एसी की वैल्यू लिखी होती है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 220 वोल्ट एसी 220 वोल्ट डीसी, तो डीसी तो वही 220 वोल्ट रहेगा, लेकिन एसी की वैल्यू जो लिखी होती है उससे √2 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो कहीं अगर 220 वोल्ट लिखी है तो वो एक्चुअल में √2 टाइम्स करोगे 311 वोल्ट की होगी। तो एसी जो है ज़्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करेगी डीसी के कंपेरिजन में, इसलिए एसी को ज़्यादा डेंजरस माना जाता है डीसी से। और दूसरे, एसी कैन नॉट बी यूज फॉर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सच केसेस डीसी आर यूज्ड। एसी का यूज हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इनके लिए हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे जगहों पर हम डीसी का यूज करते हैं। ओके, अगला है डिस्टिंक्शन बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस होना, उनमें अंतर क्या है ये हम देखेंगे। आइए, डीसी करंट को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इट इज करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जो डायरेक्ट करंट होती है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। इट इज करंट ऑफ कंटिन्यूसली वेराइंग मैग्नीट्यूड। अल्टरनेटिंग जो करंट होती है इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी करता है। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डीसी हमेशा एक ही डायरेक्शन में सर्किट में फ्लो करती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है जब किसी सर्किट में फ्लो करती है तो पीरियडिकली हर एक हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सेल और बैटरी। इसको सेल या बैटरी या डीसी जनरेटर से मिलता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसी जनरेटर। ये हमें एसी जनरेटर या मेंस से मिलता है, जिसको आप कहते हो घर में मेंस आ रहा कि मेंस सप्लाई की नहीं। ओके, ये रहा एसी और डीसी में डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि एसी जनरेटर क्या होता है। क्या देखेंगे, एसी जनरेटर क्या होता है, ठीक ना। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। एसी जनरेटर को एसी डायनेमो कहते हैं। तो चाहे आप एसी डायनेमो कहो या एसी जनरेटर कहो, वैसे इसका नाम जनरेटर गलत है। ये कोई चीज़ जनरेट नहीं करता, ध्यान रखना। ये सिंपली क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये कन्वर्टर है। क्या है, कन्वर्टर है। ये कोई जनरेटर है नहीं, ये कोई चीज़ जनरेट नहीं करता है। तो देखिए, an AC generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy using the principle of electromagnetic induction। मीन्स AC जनरेटर या AC डायनामो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन किस प्रिंसिपल का यूज करके के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। किस प्रिंसिपल का यूज करके के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो मीन्स AC जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके के कन्वर्ट करता है। आइए देखें इसका प्रिंसिपल क्या है। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पहले हम जो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या होता है, आइए देखें। इन अ जनरेटर अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जनरेटर में क्या होता है, स्ट्रांग मैग्नेट लगे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रोटेट कराया जाता है।
तो इन अ जनरेटर अ कॉइल इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जनरेटर में किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है। ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन की वजह से द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेज, उस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज होता है। एंड therefore an EMF is induced between the ends of coil, कॉइल के दोनों एंड में एक EMF इंड्यूस होता है या एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, जिसको इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। या घर में जो AC वोल्टेज आता है वही इंड्यूस्ड EMF है। And thus a generator acts as a source of current in an external circuit containing load where it is joined between the ends of coil, और उस कॉइल के एंड में अगर कोई एक सर्किट कनेक्ट कर दोगे तो वहां पर ये करंट को सप्लाई करेगा। ओके, क्या करेगा? करंट को सप्लाई करेगा। तो मीन्स प्रिंसिपल क्या है एसी जनरेटर का? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि जब भी किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करोगे तो कॉइल में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और उस कॉइल के एंड से जो भी लोड या सर्किट कनेक्ट कर दोगे, किसी सर्किट को लोड कहते हैं, कोई सर्किट या लोड कनेक्ट कर दोगे उसको वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेगा। कंस्ट्रक्शन, इसके मेन पार्ट्स जो होते हैं, एक हार्स शू स्ट्रांग मैग्नेट होता है, एक इसमें आर्मेचर कॉइल ABCD लगी होती है, एक स्लिप रिंग होती है और कार्बन ब्रशेज होते हैं। आइए इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग हम जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये हो गया, जब भी किसी कॉइल को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा जाता है, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, कॉइल के इंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल कहते हैं। और अगर कॉइल के इंड से कोई सर्किट कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होती है। इस एसी जनरेटर या एसी डायनामो में एक जो है स्ट्रांग मैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, एक स्लिप रिंग होती है, एक कार्बन ब्रशेज होते हैं। आइए हम इसके कंस्ट्रक्शन के विषय में बात करते हैं। ओके।